आज का हमारा टॉपिक है दुष्टकरण यानी कि रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट को दुष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करते हैं। अब दुष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है मान और दिशा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होते हैं। आवर्ती रूप में परिवर्तित होते हैं मतलब कि ये टी हो, इधर आई हो, तो उसका मान हमेशा इस प्रकार से प्राप्त होता है। जबकि दुष्ट धारा ऐसी धारा है जिसका मान और दिशा हमेशा एक जैसी बनी रहती है और उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो दुष्टकरण की हमें आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि हमारे घरों में जो प्राप्त धारा होती है, हमें जो सप्लाई मिलती है, उसमें हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। और लेकिन हमारे कई उपकरण ऐसे होते हैं जो दुष्ट धारा पर काम में करते हैं, तो हमें प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए दुष्टकरण की आवश्यकता, रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब दुष्ट धारा को प्राप्त करने के लिए हमें एसी सोर्स चाहिए। उसके बाद एसी सोर्स को हम ट्रांसफार्मर के जरिए जो आवश्यक वोल्टता है उस पर प्राप्त करते हैं। फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। जब रेक्टिफायर होने के बाद जो धारा हमें प्राप्त होती है उसमें से वह पूरी तरह दुष्ट धारा में परिवर्तित नहीं होती है। उसमें से कुछ भाग एसी धारा का भी होता है, कुछ भाग डीसी धारा का भी होता है। तो उसको दोनों भागों को अलग अलग करने के लिए हमें फिल्टर की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम अलग अलग परिपथ का उपयोग करते हैं। फिर हमें जिस वोल्टेज का दुष्ट धारा चाहिए उसके लिए हम वोल्टेज नियंत्रक का उपयोग करते हैं और उसमें मुख्यतः जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। फिर हमें फाइनली डीसी करंट उपयोग के लिए प्राप्त होती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए कई प्रकार के परिपथ उपयोग में लाए जाते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिपथ है उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम एक डायोड का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसके लिए धारा के लिए अत्यंत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जबकि रिवर्स बायस में, फर्स्ट बायस में वह अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस दिए गए परिपथ के अनुसार हम एक संयोजन करते हैं और इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का जो केवल आधा चक्र ही उपयोग में आता है, यानी कि इसमें जैसे यहाँ पर इसमें 2 चक्र हैं, इसमें भी 2 चक्र हैं, लेकिन हमारा जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सिर्फ इस प्रकार से एक चक्र ही उसमें उपयोग में
आता है, यानी आधा चक्र उपयोग में आता है। तो इसीलिए इसको अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसमें एक प्राथमिक ट्रांसफार्मर होता है, उसके एक सोर्स पर डीसी डायोड लगा देते हैं। डायोड के लगाने के बाद जब एसी का एक चक्र प्रारंभ होता है तो उस एक चक्र के आधे भाग में डी डायोड है जो अग्रवाइस होता है, तो हमें आधा चक्र प्राप्त होता है। दूसरे आधे चक्र के लिए डायोड पश्चवाइस होता है, तो उसमें हम धारा का प्रवाह प्राप्त नहीं होता है। तो हमें धारा किस प्रकार प्राप्त होती है, इस प्रकार से प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अग्रदिश अवस्था में डायोड का प्रतिरोध RF तथा द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS हो तो लोड RL में प्रवाहित धारा का मान कौन से समय के लिए, अर्धकाल के लिए I बराबर B/R+RL और BS = NEP/R+RL sin ωt EM/RL sin ωt। EM NEP यानी मैक्सिमम वोल्टता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ये वोल्टता का है, और ये जो टर्म है ये हमारी धारा के लिए उपयोग होती है, तथा दूसरे अर्धकाल के लिए धारा का मान 0 प्राप्त होता है। अब हम इस धारा का औसत मान निकालें, IDC औसत मान, तो कुल धारा में समय का भाग देने पर हमें औसत धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम 1/t 0 से 2 IDT उपयोग करते हैं। तो 1/t टोटल समय है, 0 से 2 T/2 के लिए हमें IM sin ωt dt धारा प्राप्त होती है, तथा T/2 से T तक हमें 0 धारा प्राप्त होती है। T के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है IM कांस्टेंट है, तो -cos ωt/ओमेगा और लिमिट लगेगी 0 से T/2, 0 से T/2। इसके पश्चात ωt बराबर 2π होता है। IDC बराबर ωt, ये ओमेगा यहाँ से ωt मल्टीप्लाई IM/ωt, और इसमें लिमिट लगाई तो -cos ωt/t प्लस cos 0 ωt 2π हो तो ωt की वैल्यू रखने पर हमारा जो इक्वेशन है वो इस प्रकार आता है IM/2π -cos π प्लस cos 0। तो यहाँ से -cos π की वैल्यू 1 और प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से IM/2π इसका औसत मान हमें प्राप्त होता है, यानी अर्धदिष्टकारी से प्राप्त औसत धारा का मान हमें इतना प्राप्त होता है। इसके पश्चात धारा वोल्टता का औसत मान IDC मल्टीप्लाई RL, तो IM/π मल्टीप्लाई RL, IM का मान रखेंगे तो IM EM/R+RL/π
और आर का मान आर एफ प्लस आर एस है। तो यहाँ से हमारा जो मेन जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये निकल के आया कि हमें धारा का मान आई एम अपन पाया है। इस अब अगला जो पॉइंट है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला है आई आर एम एस बराबर 1/t लिमिट 0 से 2t आई स्क्वायर डी टी, और पूरे का हम रूट निकाल लेंगे जो यहाँ से हमें प्राप्त पावर में लगा हुआ है। तो ये सारा हम निकालेंगे तो 1/t 0 से 2t/2 तक हमें धारा प्राप्त होती है। वो हमने फॉर्मूले से सारी वैल्यू हमें ऊपर प्राप्त है वहाँ से यह लिख दी है। और जब इसका स्क्वायर को हम खोलेंगे तो cos 2ωt/2 आई आर एम एस बराबर आई एम स्क्वायर 2t। इसका पूरे का समाकलन करने के बाद हमारे पास आई आर एम एस प्राप्त होता है Im/2। तो औसत धारा हमें Im/π प्राप्त हो रही थी और वर्ग माध्य मूल मान Im/2 प्राप्त हो रही थी। अब इसकी एफिशिएंसी P निर्गत दृष्टि शक्ति निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमारे पास दृष्ट शक्ति प्राप्त होती है आई डी स्क्वायर आर एल। तो आई डी सी का मान हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं Im/π का स्क्वायर अपॉन PAC स्क्वायर IRMS स्क्वायर प्लस RS प्लस RF प्लस RL स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास PAC प्राप्त हुई और इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास जो इसकी एफिशिएंसी दक्षता प्राप्त होती है वो है 14.6। अधिकतम दक्षता इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास इतनी प्राप्त होती है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है उर्मिका गुणांक का मान है का फॉर्मूला IAC/IDC। दोनों मान हम निकाल चुके हैं, दोनों मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास इसका उर्मिका गुणांक आता है 1.21। प्रतिशत 1/21%। तो इस प्रकार से इसका उर्मिका गुणांक भी अधिक प्राप्त होता है।
इसकी मैक्सिमम पीक इनवर्स वोल्टेज जो वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की उपस्थिति में डायोड पर अधिकतम वोल्टता सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जब डायोड का चालन नहीं हो रहा है तो उस पर जितनी अधिकतम वोल्टेज लग रही है वह प्रतीप शिखर वोल्टता कहलाती है। तो इस सर्किट के अंदर जब डायोड का चालन नहीं हो रहा है तो ई एम इधर से आया वो तो उधर चला गया, इधर से जो निवेशी वोल्टेज है वो कितना होगा ई एम। तो इसका मैक्सिमम आरोपित वोल्टेज वो ई एम होगा। तो प्रतीप शिखर वोल्टता इसकी जो हमें प्राप्त होगी वो होगी ई एम। अगला जो हमारा दृष्ट कार्य है फुल वेव दृष्ट कार्य है। इसमें हम दो डायोड का उपयोग करते हैं और इसमें प्रत्यावर्ती धारा का दोनों चक्रों का उपयोग होता है, दोनों अर्ध चक्रों का उपयोग होता है। और इसमें प्राप्त धारा का दृष्ट धारा हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। अर्ध चक्र में उसमें अर्धदृष्टकारी में कैसे प्राप्त, इस तरह से प्राप्त हो रही थी। तो इसमें हमें दोनों उसका उपयोग करते हैं तो इसमें इस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। और इसके पश्चात इसमें दोनों अर्धचक्रों का उपयोग होने से इसकी दक्षता भी बढ़ती है और ओम का गुणांक का मान भी कम होता है। तो इसमें दोनों द्वितीय कुंडली के सिरों पर डायोड का उपयोग करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये दोनों डायोड लगे हुए हैं और एक कॉमन पॉइंट से दोनों को जोड़ दिया जाता है इसमें, और इस द्वितीय कुंडली के कॉमन पॉइंट से आरएल को और दोनों डायोडों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हमें पूर्ण दृष्टकारी धारा प्राप्त होती है। इसमें आधे चक्र के लिए एक डायोड उपयोग होता है, दूसरे आधे चक्र के लिए दूसरा डायोड उपयोग होता है। और जब पहला डायोड उपयोग होता है तो दूसरा डायोड जो है वो पश्चवायस अवस्था में रहता है। जब दूसरा डायोड अग्रवायस होता है तो पहला डायोड पश्चवायस अवस्था में होता है। और दोनों डायोडों से प्राप्त धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है, जिससे हमें प्राप्त धारा का मान इस आरेख के अनुसार प्राप्त होता है। अब हम इसको आगे देखेंगे। इस धारा का औसत मान IDC जैसे हमने अर्धदृष्टकारी में निकाला था वैसे ही निकालेंगे। और इसमें हम 1/t 0 से t IDT जो हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग करेंगे। तो I का मान होगा 0 से t/2 के लिए I1 EM sin ओमेगा t और I2 का मान 0 प्राप्त होगा पहले अर्धचक्र के लिए। दूसरे अर्धचक्र t/2 से t तक I1 का मान 0 तथा I2 का मान -IM sin ओमेगा t प्राप्त होगा। अब दोनों के मान इस फॉर्मूले में रखने पर हमने यहाँ दोनों के मान रख दिए हैं। इसके पश्चात इसका समाकलन करने पर हमें ये स्टेप प्राप्त होती है। साइन का समाकलन -cos ओमेगा t तथा ओमेगा t का समाकलन 1/ओमेगा
आई एम दोनों में कांस्टेंट है और कॉमन है तो बाहर आ गया। अब इसमें लिमिट लगाने पर हमें ये फॉर्म प्राप्त होती है। और ओमेगा टी हम जानते हैं 2 पाई होता है, तो ओमेगा टी का मान रखने पर हमें जो प्राप्त धारा है वो 2I/पाई प्राप्त होती है। इसके पश्चात इसी प्रकार से जब हम स्पंद मान या वर्ग माध्यमूल धारा प्राप्त करते हैं तो वह भी Im/√2 प्राप्त होती है। इसके और वही फॉर्मूला उपयोग में लाते हैं जो हमने अर्धदिष्टकारी में काम में लिया था। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, ये इसमें हमने I² का मान रख दिया। I² का मान हमें पता है कहाँ पर है, 0 से 2 1 के लिए Im sin ओमेगा टी था, उसके लिए इसमें माइनस था तो इसका स्क्वायर कर लिया। तो इस स्थिति में दोनों का समाकलन करने के पश्चात हम लिमिट लगाते हैं और लिमिट लगाने के बाद ओमेगा टी का मान रखेंगे। ओमेगा टी का मान रखने के पश्चात जब हम साइन और ओमेगा का मान रखते हैं तो हमारे पास ये Im/√2 वर्ग माध्यमूल धारा का मान प्राप्त होता है। इसकी दक्षता निकालने के लिए I² DC/RL निर्गत धारा, डीसी करंट है, निर्गत दुष्ट शक्ति धारा है, और निवेशित धारा PAC बराबर। तो इसका जो दक्षता गुणांक है अधिकतम हमें जो प्राप्त होता है वो 81/2 प्राप्त होता है, जबकि उसकी धारा का मान लगभग हमें जो अर्धदिष्टकारी है उसका इससे लगभग आधा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ देखेंगे तो ये लगभग इसका आधा प्राप्त हुआ है, 40.6, जबकि पूर्ण दिष्टकारी में ये 81.2 प्राप्त होता है, यानी कि उसका डबल। तीव्र शिखर वोल्टता इस पर 2m होती है, यानी कि एक बार Em 1 वोल्ट पर, दूसरे पे Em दूसरे वोल्ट पर, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाता है 2Em होता है। उर्मी का गुणांक इसका उससे आधा 48.2 होता है। और अब अगला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है फिल्टर। फिल्टर का उपयोग हम यहाँ एक ऐसे परिपथ के द्वारा उपयोग करते हैं, ऐसे परिपथ का उपयोग करते हैं जिसमें प्राप्त डिस्ट धारा में से प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर दे, अलग कर दे। और उसमें के लिए हम 4 प्रकार के फिल्टर उपयोग में लाते हैं। और पार्श्वपथ श्रेणीक्रम प्रेरक फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर और पाई अनुभाग फिल्टर। इन चारों फिल्टरों का उपयोग हम डिस्ट धारा में से प्रत्यावर्ती धारा को अलग करने के लिए करते हैं। इनमें हम एक संधारित्र का उपयोग करते हैं, एक प्रेरक इंडक्टर का उपयोग करते हैं, या फिर इन दोनों से मिलकर जो भी परिपथ बनते हैं उनका उपयोग करते हैं। और इन दोनों के उपयोग से हम फिल्टर का सर्किट बनाते हैं और उसके द्वारा
हम AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में से अलग करते हैं। तो ये आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पश्चात ये यूनिट में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएगी।